हमने क्या कि इनकी और उसको रीट्वीट करते हैं, उस प्रवचन को, उस पूरी बात को रीट्वीट करते हैं। ये मतलब अति, मतलब इससे ज्यादा अशोभनीय क्या हो सकता है। परंतु उससे नहीं, जब 76 जवान मारे गए जनता वार्ड में, तब चिदम्बरम साहब ने क्या बयान दिया था कि नहीं नहीं, आपको सरेंडर, आपको छाट देने की जरूरत नहीं। अरे नक्सलवाद, अगर आप कह रहे हो कि आदिवासियों के अंदर कोई कमजोरी नहीं, जहां आदिवासियों की डेवलपमेंट नहीं, तो 70 साल तक तो सरकार में आप भी रहे, 55 साल तो सरकार आपने चलाई, आपने क्यों नहीं उनकी डेवलपमेंट करी? आपने उनकी चिंता क्यों नहीं करी? मैंने अभी आपको इससे शुरू में एग्जांपल दिया। पंजाब, हम तो भुगतभोगी हैं आज तक उस बात के। पंजाब में भिंडरावालों को खड़ा करने वाली कांग्रेस पार्टी, पंजाब में भिंडरावालों को परोसने वाली कांग्रेस पार्टी, और उसके चलते पंजाब सफर किया। इसी प्रकार धारा 370-35 को लेकर इस प्रकार का वार, और यासीन मलिक जैसे लोगों को यहाँ पे रेड कार्पेट बिछा कर देते, वही नक्सलवादियों के लिए यही करते थे। ये इनके लिए नक्सलवादी एक हथियार थे, उनको ये रेड कार्पेट का स्वागत करता है। हमने तय किया कि नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो आज जब अमित शाह जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हुआ, तो नक्सलवाद समाप्त हुआ। और ये जो कह रहे हैं देखेंगे, अरे 370-35 के बाद राहुल गांधी गए थे कहने के लिए कि नहीं नहीं, पंजाब कश्मीर में कत्लो गैरत हो रहा है, पंजाब कश्मीर में वहां पर खून की नदियां बह रही हैं, और उसी को इमरान खान ने कोट किया था यूएन की असेंबली के अंदर। तो आपका जो बैकग्राउंड है सबको जानकारी है। आपने देश में, इवन यही नहीं, मैं तो असम में भी रहा, असम के अंदर इस प्रकार से जो घुसपैठ हुआ, उसको लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लगा था कांग्रेस पार्टी का, और उसका चलते हुए आज असम के अंदर जो दिक्कतें हमको खड़ी पाई गई, वो सबके सब इसी कारण से थी कि इनके सॉफ्ट कॉर्नर्स के कारण से, इनके जो एटीट्यूड जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला रहा, वही एटीट्यूड इनका नक्सलवाद को लेकर रहा। सजवा जुल्म की बात करते हैं, उसके चलते हुए क्या नुकसान हुआ सबको जानकारी है। आपका जो एटीट्यूड ओवरऑल रहा कि हम किसी प्रकार से चीजों को अंडर द कारपेट रखें, हम अपनी मीठी मीठी बात करते रहे, और आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं की? मैं पूछ रहा हूं आपसे स्पष्ट रूप से, आपने हिम्मत क्यों नहीं की वहां पर टावर लगाने की? वहां पे हिम्मत क्यों नहीं की स्कूल्स खोलने की? वहां पे हिम्मत क्यों नहीं की पुलिस स्टेशन खोलने की? नहीं करी ने आपने हिम्मत। ये अमित शाह जी के और मोदी जी के चलते आज वहां पर ये सब हुआ, और आज नक्सलवाद वहां पर समाप्त हो गया। ठीक है कपीश जी, कितना इंपॉर्टेंट था रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर की तरफ शिफ्ट करते हुए लोगों को मुख्य धारा में लेकर आना, नक्सलवाद को खत्म करना। लगातार हो रहा है सरेंडर, लगातार हो रहा है एनकाउंटर नक्सलियों के, जिन्होंने पूरे के पूरे इन इलाकों में एक दहशत फैला रखी थी। और क्योंकि दीपक झा जी हैं, तो इसीलिए ये बताना बहुत जरूरी है कि जब इनकी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में खत्म हुई, उस वक्त मैं लाइव न्यूज कवरेज दे रही थी। जब हमारे जवानों को लैंडमाइन से उड़ा दिया गया, उस वक्त मैं लाइव कवरेज दे रही थी। जब हमारे जवानों की गाड़ियों को उड़ा दिया जाता था नक्सलियों द्वारा, तब मैं लाइव कवरेज दे रही थी। तो नक्सलवादियों ने कितना देश का नुकसान किया है, यह बहुत गहराई से समझ में आता है, और इसीलिए इनका खात्मा जरूरी था, और माध्यम था विकास, माध्यम था उनको मुख्यधारा में लेकर आना। कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं कपीश श्रीवास्तव जी? नहीं, बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरीके से क्रमबद्ध रूप से तमाम सरकारों ने प्रयास किया है, सिर्फ ये कह देना कि अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार ने किया है, ये ठीक नहीं है। इन्होंने भी किया है, और क्रमशः कोई चीजें होती हैं अनुक्रम में। विकास भी अचानक नहीं कि पहली सीढ़ी पे आप पैर रखेंगे तो आखिरी पे फिर डाल देंगे, बीच में कोई सीढ़ी नहीं बनेगी। भाई, अभी पूर्व डीएसपी साहब कह ही रहे थे कि 2002 में कोटा आया था, कोटा को लागू किया गया, और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से तमाम सरकारों ने जिस तरीके से शिक्षा पे काम किया है, जिस तरीके से फूड बिल बना, अन्य तमाम ऐसे बिल बने जो अपलिफ्टमेंट करते हैं गरीब लोगों को, जो जस्टिफाइड करने के लिए तमाम तरीके बने कि उनको न्याय वहां तक पहुंच सके। मुसलसल तमाम सरकारों की देन है कि आज अमित शाह साहब खड़े होकर के ये बात कह रहे हैं, और उनकी प्रशंसा करता हूं कि अगर भागीरथ वाकई उनके आंकड़े के अनुसार, उनके कहने के अनुसार नक्सल जो है मुक्त हो गया है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। लेकिन आंकड़े ये कहां से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारे आरपी सिंह साहब से पूछवा दीजिए, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो 2023 तक के हैं, उसके बाद के नहीं है। और जो उसके बाद के एक जनरल आंकड़े जो तमाम सूत्रों से आते हैं, वो मैंने जब जानने की चेष्टा की तो पता चला कि मार्च 2026 तक 70% कमी आई है, यानी कि अभी भी 30% है, और वो 30% कब 100% में बदल जाएंगे, अतिशयोक्ति नहीं मैं कह रहा हूं। इस पर सरकार को अभी और भी ध्यान देने की जरूरत है, इस बात के लिए कि हम अपने लिए ताली पिटवा लें, हम अपने लिए जो है थाली पिटवा लें, उससे देश और देश के आंकड़े नहीं चलते अमित शाह साहब,
क्योंकि आपने कहा था कि आतंकवाद भी अब खत्म हो गया, 370 हट गया। देखिए हमने नोटबंदी कर दी, देखिए आतंकवाद खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? पूछ पूछ करके मारा गया। पूरा भारत ने एक लगभग युद्ध लड़ा जो अभी भी सस्पेंडेड है इनके अनुसार, जिसको अमेरिका ने रुकवा दिया। तो हम तो ये कहते हैं कि आप वाकई में काम करें, केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए ना करें, देश को वाकई और हकीकत बताएं। और एक चीज और भी हम कहेंगे, इस मूवमेंट में हमारे भी 550 से ज्यादा सिपाही हमने खोए हैं, हमने भी 750 से ज्यादा अपने सिविलियंस खोए हैं, और जो उन लोगों ने खोए हैं वो भी 750-800 हैं, इंडियंस ही थे। उनका हृदय आप परिवर्तित क्यों नहीं कर पाए? अगर आपने पुलिस स्टेशन वहां पे खोले, अगर आपने एजुकेशन हब बना दिया, अगर आपने नक्सलियों की बड़ी मदद की उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, तो इतने एनकाउंटर्स आपको क्यों करने पड़े? तो ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये जहां पर नक्सली कार्रवाई नहीं होते हैं, अर्बन क्षेत्र में भी आप देखिए बुलडोजर चलाते हैं। ठीक है, या 30 सेकंड्स जरा बटन इन दे रही हूं मैं सिंह साहब आपको, फिर उसके बाद मैथिल साहब और सिंह साहब इधर मैं आपके पास आऊंगी। आरपी सिंह साहब 30 सेकंड्स। देखिए, ये उन आंकड़ों को चैलेंज करें जो कि पार्लियामेंट के अंदर रखे गए हैं, जो पटल पर रखे गए, उस आंकड़ों को चैलेंज करने की कोशिश करें। जो आंकड़े अमित शाह जी ने रखे वो आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त और ठीक हैं, इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क लग नहीं सकता। पहली बात, क्योंकि पार्लियामेंट में जो रखती है उस पर क्वेश्चन लगने का कोई कारण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी कह रहे थे कि नहीं उनको मारने की जरूरत क्या पड़ी। हमने दोनों जगह दोनों ऑप्शन रखी थी। जिन्होंने सरेंडर करना था उनको सरेंडर के लिए ऑप्शन दी, उनकी चिंता भी करी, फिर सरेंडर करने के बाद आगे मुख्य धारा में बने रहे, उसके लिए भी हमने चिंता करी। और जिन्होंने नहीं सरेंडर किया उनके लिए तो वही बुलडोजर वाला रास्ता, और कोई रास्ता है ही नहीं। आपको बुलडोजर से दिक्कत होगी तो होगी, क्योंकि आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता होगा के लिए। बैटलफील्ड कैसे बन गए उसके एक बहुत बड़ी नजीर आपके सामने है। आदिवासियों के साथ जो भी भेदभाव जिस तरीके का हुआ, आदिवासी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए, ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। लेकिन पॉलिटिकल बैटलफील्ड तो कम से कम नहीं बन सकते हैं। वो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, उधर वो कहते हैं हमने खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ जगह फिर भी एक्टिव है। अभी आगे का चैलेंज आपको क्या दिखता है और इसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग का कितना स्कोप है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं आपको एक बात कहूं कि अभी जो भी अमित शाह जी ने कहा वो 100% सच है। 2014 में जब देश की सत्ता प्रधानमंत्री जी के हाथ में आई थी, उस समय में 180 जिले भारत के नक्सल प्रभावित थे, जिसमें से 126 तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। अब मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से कुछ एक लाइन याद आ गई। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, और शहर में करता था जो सांप के कांटे का इलाज, जब उसके तहखानों को टटोला तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। ये यहां बात कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, छोटा सा उदाहरण, उसी से समझ जाएंगे कि असलियत में नक्सलियों को मुख्य धारा में बिल्कुल एब्जॉर्ब कराने का काम किसने किया, सिस्टम में बैठाकर नक्सलियों को पालने का काम किसने किया? पहला कन्हैया कुमार। ये वही व्यक्ति है जिसको इन्होंने चुनाव लड़वाया, और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जेएनयू के अंदर 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में जब हमारे सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, तो वहीं पर खड़े होके इन्होंने ढोल बजाए थे और जश्न मनाया था। जैसा कि अभी भी हिडमा के मारे जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। तो ये एक तो असलियत इनकी हुई। दूसरी चीज, सोनिया गांधी जी जब सत्ता में थी तो उन्होंने जो एक कमेटी बना रखी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, हालांकि उसका कोई संवैधानिक जो वो तो नहीं था, लेकिन हाँ वही चलाती थी सरकार को। उसमें एक सदस्य थे हर्ष मंदर, उनकी एक एनजीओ है अमन बिरादरी। वो एनजीओ जो है वो अनाथालय चलाती है, रेनबो हाउस और अमन वेदिका। उसके अंदर जो संचालिका है, आपको जान के हैरानी होगी कि वो सर्टिफाइड नक्सली हैं। उसका नाम है कांदुला सीरी शाह एलियस पद्माक्का। कौन जारी करता है सर्टिफिकेट? ये सर्टिफाइड नक्सली ये मैं बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए उसके आगे। और इस महिला के पति का नाम वो है अक्की राजू हरा गोपाल उर्फ रामकृष्ण। सुन लीजिए, पॉइंट पर आइए। अरे ये वो व्यक्ति है जिन्होंने की मलकागिरी के डीएम को इन्होंने वो अपहरण किया था। अच्छा। और उसके बदले में इन्होंने नक्सली जो है वो
रिहा कराने की बात की थी और तब नक्सली रिहा भी हुए थे और हर्ष मंदर जी ने पूरा पूरा सहयोग किया था। ये अरुंधति राय हो गई और बहुत सारे नाम मैं गिना दूंगा जो कि इनकी स्पेशल लिस्ट में थे। ये लोग नक्सलियों को पाल रहे थे। असलियत में मैं बताऊं पूर्णिमा जी, नक्सली जो व्यवस्था है ना वो विकास से जुड़ी हुई नहीं है, वो विचारधारा की लड़ाई है। और ये लोग वहां पर उन एक्सट्रीमिस्ट को पालते हैं, पोसते हैं ताकि वहां विकास ना हो पाए। और जो फंड वहां आ रहा था, आप देखिएगा, अगर डेटा उठा के देखेंगी आप, अगर अपने एनालिसिस को बोलेंगी तो जब जब कांग्रेस की सरकार रही वहां पर नक्सल प्रभावित जिलों के अंदर ठीक है फंड पूरा लगाया गया, लेकिन विकास नहीं हुआ। और आज 90 किलोमीटर की सड़क हिडमा की छाती पे, हिडमा की छाती पे दंतेवाड़ा में बना दी गई। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे से विकास का कोई लेना देना नहीं, अगर विकास का लेना देना नहीं होता तो फिर विकास के जरिए नक्सलवाद को खत्म करने की बात आज की सरकार नहीं कर रही होती। सरकार पे विश्वास सुनिए ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, ठीक है, पूर्णिमा जी सुनिए ना, ठीक है, सिंह साहब से मुझे नक्सलियों को पालेंगे उस सरकार में इसका जवाब दीपक जी और जनता ठीक है, इसका जवाब दीपक जी और कपीश जी देंगे। सिंह साहब आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बार आर के सिंह साहब आपसे, अब ये समझने की जरूरत है कि अगर सरकार कह रही है कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है, तो देश नक्सल मुक्त होते हुए क्या नक्सलवाद पूरी तरीके से डिसमेंटल्ड है या आज की स्थिति में डोरमेंट माना जाए? क्योंकि सब कह रहे हैं लाइन से कि विचारधारा वाली बात थी, तो अभी इसको डोरमेंट स्टेट में समझा जाए कुछ हद तक, कुछ एक्टिव एरियाज में कुछ हद तक इसको डोरमेंट माना जा सकता है और मानना जाना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम इस मुगालते में रहेंगे कि हमने नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया तो हम फिर धोखा खाएंगे। और ये लोग, ये तो विचारधारा है, विचारधारा अभी चुप है, देख रही है कि हम दबा दिए जाएंगे या हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो वो चुप बैठे हैं। जैसे ही मौका मिलेगा वो सिर उठाएंगे। तो ये कहना कि नक्सलवाद ख़त्म हो गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी से काम कर रही है इसके बारे में। और हम जिस डिपार्टमेंट से आते हैं, जिस फोर्स से आते हैं, उसका नाम है सीआरपी। सीआरपी एक अग्रणी फोर्स है जिसने इस कुकर्म करने वाले लोगों को सही जगह दिखाया है, उन्हें सही जगह पहुंचाया है और लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया है। गवर्नमेंट की जो साख होती है उसको एस्टेब्लिश करने में, तो कपीश जी कह रहे थे इतने एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर नहीं, एनकाउंटर की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि जब वो बैरल और गन लेके हमारे सामने होंगे तो हम क्या करेंगे? हम उनकी गोली खाएंगे और सो जाएंगे जमीन पे? ऐसा होता नहीं है। हमें भी ट्रेनिंग दी गई है, हमें भी वेपन दिया गया है, इसलिए कि हम उन पर कार्रवाई करें जो लोग हमारी सरकार की और नीतियों की और कानून की बात नहीं मानते हैं। जब जो मानेगा नहीं उसके साथ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और सीआरपीएफ का एक ग्रुप है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है नक्सल ऑपरेशन में और रोज आहुति देते हैं वो अपने। वो इस फोर्स की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। और इस देश में मैं आज आपके इस उस माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में जहां भी परेशानी होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स फेल होती हैं, उनके जो अगुआ हैं स्टेट गवर्नमेंट में, सिक्योरिटी एजेंसीज के जो हेड हैं वो सब नाकाम हो जाते हैं, तो सीआरपीएफ की बुलाया जाता है। और सीआरपीएफ एक ऐसा फोर्स है जिसकी इज्जत होनी चाहिए, जिसको नीचा दिखाने की कोशिश जो सरकार करेगी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो सरकार बहुत दुख पाएगी और उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि देखने वाला ऊपर बैठा है, वो देखता है, समझता है जो लोग गलत कर रहे हैं जरा जरा से फायदे के लिए पूरे समाज को, पूरे फोर्स को। मैं थोड़ा सा और इस डिटेल में जाऊंगी जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं और चाहूंगी कि खुलकर भी कहें इस पर। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और हरिन साहब आप ही से पहले मैं शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी सबके काउंटर लूंगी मैं, क्योंकि हमने चुनौतियों का जिक्र कर लिया, हमने एक अचीवमेंट का जिक्र कर लिया। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है सरकार का रोड मैप उस विचारधारा को खत्म करने के लिए, या ये स्थितियां दोबारा से ना पनपे, ऑन अ पॉजिटिव नोट, वो क्या होना चाहिए? किससे पूछ लिया? हरिंदर जी। देखिए, मैं सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं श्रीवास्तव साहब को भी बोलना चाह रहा हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
ये नक्सल उन्मूलन कितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ, ये एक बार, चूंकि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा को देखता हूँ, बिहार को देखता हूँ, जहाँ शाम को 6 बजे के बाद आदिवासी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में लोग जा नहीं पाते थे, आज 12 बजे रात में भी फ्रीली जाते हैं, आते हैं, कोई डर भय नहीं है। तो नक्सलियों ने इतना आतंक पैदा कर दिया था कि भिन्न की गांव बस्ती में रहने वाले आदिवासी भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि नक्सल का खात्मा हुआ है, निश्चित तौर पे विचारधारा की जरूरत है। अब केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकारों को देखना है कि उनको मुख्य धारा में हम कैसे लेकर आए। तो जरूर निश्चित तौर पे उस विचारधारा को मुख्य धारा में लाने के लिए जब तक ये दोनों जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ नहीं चलेंगे तो ये फिर से एक बार पनपे नहीं और आदिवासी मुख्य धारा में आ जाए, इसके लिए वो दोनों सरकारों को लेकर चलना पड़ेगा।